ये ऑनलाइन स्टूडेंट से आवाज आ रही है? ये कल से रिलेटेड टू कंफ्यूजन तो देखने से भी साथ साथ चले कांडी है, ज्यादा मुश्किल तो नहीं लग रहा? रिवाइज किया गया कांडी कर सब कुछ नया बह दिया। नहीं बड़ा नया कॉन्सेप्ट तो अकाउंटिंग का कोई नहीं है, पड़ी हुई। ये सर क्वेश्चन नंबर 3 शुरू करते हैं, जिसमें जो नई चीज आती है वो डिस्कस करते हैं। रिक्वायरमेंट्स होना है। Number 1, prepare journal entries for the year ended 11th statement of financial notes. तो एंट्रीज और एक्सट्रैक्ट्स हम बना रहे हैं कल से। तो नोट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या चीज है, ये भी फिर आज नई चीजें का है। ये ठीक है जी। फर्स्ट लाइन से पढ़ा एंट्रीज बार रिक्वायरमेंट्स इन रख के आप शुरू करें। सभी टाइम पे आएगा नहीं यार, क्यों ये की बात है। सर बैठे से फर्स्ट जुलाई 2010 ऑनलाइन स्टूडेंट्स आते हैं। Miracle Textile Limited acquired a machine on lease from a bank. The details of the lease are as follows. Cost of the machine is 20 million. Lease term and useful life is, lease term किसे कहते हैं? कितना टाइम पीरियड में हमने इंस्टॉलमेंट्स देनी है, और यूजफुल लाइफ क्या चीज है? कितने अरसे में एसेट इस्तेमाल होगा, वो एक अलग बात है। लीज टर्म मींस इस टाइम पीरियड में अपने इंस्टॉलमेंट्स में पैसे देंगे, और यूजफुल लाइफ मींस जितने ऐसे एसेट इस्तेमाल हो सकता है। नंबर 3, installments of rupees 5.8 million to be paid annually in advance on 1st July। पहली को डेट बताएं पूरी। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हो जाएगी 1st July 10, नेक्स्ट 1st July 2011 एंड सो ऑन, एडवांस बिगिनिंग ऑफ द ईयर। नंबर 4, इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट आएगा बार वर्ड, तो इसका सिंपली फिलहाल मीनिंग इंटरेस्ट रेट है, बाकी इम्प्लिसिट एग्जैक्टली मींस क्या है वो फिर इंशाल्लाह बाद में डिस्कस करेंगे। तो 15.72 5879%। ये नहीं एक मिनट मतलब फिलहाल लिखा हुआ पूरा, यही असल मसला बन जाना हमारा। नंबर 5 पर सर ये नई चीज है, एट द एंड ऑफ द लीज टर्म मींस कितने साल बाद, अब इसको साथ साथ रहेगा मतलब। एमटीएल कौन है फर्स्ट लाइन में ढूंढो, लेसी at the end of the lease term, lessee has an option to purchase the machine on payment of second page। ये वो लिंक सेंड कर दिया तब तुमने कर दिया, शुरू में कुछ तो करता ना बच्चा। इधर क्वेश्चन नंबर 1 की लास्ट लाइन पढ़ी, एट एंड ऑफ द लीज टर्म ओनरशिप ट्रांसफर होती है, वहां पे जिक्र था कि कुछ एक्स्ट्रा पैसे देंगे, अब उसको ध्यान में रखते रहो वापस। यानी वो कहते हैं एट द एंड ऑफ द लीज टर्म 4 इयर्स के बाद लेसी हैज एन, अब यहाँ वर्ड भी लिखा ऑप्शन, चाहे तो कर सकता है क्या कि मशीन खरीद भी सकता है, कितने पैसे देकर, उसका क्या सेंस है कंप्लीट करने में मैं सारा एक्सप्लेन करता हूँ। द फेयर वैल्यू ऑफ द मशीन एट द एंड ऑफ द लीज टर्म, फेयर वैल्यू मींस मार्केट वैल्यू लेकिन 4 साल बाद की, इज एक्सपेक्टेड टू बी ₹3 million। मार्केट वैल्यू इस वक्त एक्सपेक्टेड है 3 मिलियन, लेकिन लेसी के पास ये ऑप्शन है
कि वो 2 मिलियन दे के भी एसेट खरीद सकता है अगर वो चाहे तो। लास्ट सेंटेंस अंडरलाइन कर लो। It is reasonably certain at the inception means start. It is reasonably certain at the inception of the lease that the lessee will exercise the option to purchase the asset. अब सर ये सारे लीज का जो कॉन्सेप्ट है यहाँ तक जो हमने 2-3 क्वेश्चंस किए हैं उसकी बेस पे जरा जो चीजें अभी तक हमें समझ आ सकती हैं वो ये है कि देखिए एक एग्रीमेंट है बिटवीन लेसी और लेसर। वर्ड से तो हम फेमिलियर है ना। लेसर वो है जिसने एसेट इनिशियली परचेज करना और लेसी कौन है जिसने एसेट को फिर इस्तेमाल करना और इंस्टॉलमेंट से पैसे देना। तो लेसी और लेसर के दरमियान शुरू में इंसेप्शन में एक एग्रीमेंट होता है। उसके बाद फिर ये डिसाइड हो जाता है कि एसेट शुरू में कितने का। तो इस क्वेश्चन में भी पॉइंट नंबर 1 देखें 20 मिलियन कॉस्ट कर जो इनिशियली बैंक पे करेगा। ऐसे ही फिर बैंक डेफिनेटली डिसाइड करेगा कि मैंने एक्स्ट्रा पैसे 4 साल में और कितने लेने हैं, तो उसकी बेस पे टोटल पेमेंट सेट हो जाए जो लेसी ने लेसर को करनी है। फिर नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि ये पेमेंट्स करनी कैसे है। मींस कि क्या कुछ एडवांस में देना, डाउन पेमेंट देनी है या नहीं देनी, जैसा क्वेश्चन नंबर 1 में चाहिए दोबारा देना। वहां डिसाइड क्या हुआ था कि 2000 एडवांस में दे देना और बाद में फिर बाकी 8000 बचेगा उससे 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में एरियस में दे देना। तो फिर लेसी और लेसर आपस में बैठे होंगे, निगोशिएट कर रहे होंगे कि ये पैसे कैसे देने। फिर लेसी भी कह रहा होगा कि मैं कैसे दे सकता हूँ, लेसर भी कह रहा होगा आप ऐसे दें। तो फाइनली एट द एंड डिसीजन हो जाएगा कि डाउन पेमेंट है नहीं है, एडवांस में रेंटल्स है, एरियस में है। जिसका क्वेश्चन नंबर 2 देखा मैंने से देखा वहां सिंपली क्या डिसाइड हुआ था कि सपोज लेसी ने कहा होगा कि मैं इमीडिएटली पैसे देने की पोजीशन में नहीं हूँ, मेरे से पैसे एरियस में ही ले लें और एनुअली ले लें। लेसर अगर एग्री कर गया तो फाइनल एग्रीमेंट हो गया। लेकिन जो चीज सही समझ वाली वो ये है कि ये कमर्शियल एक ट्रांजैक्शन है, बिजनेस हो रहा है, लेसी और लेसर अपना अपना बिजनेस कर रहे हैं, तो किसी को कोई अनड्यू एडवांटेज या फेवर देने वाली यहाँ पे बात है। सिर्फ क्या है पेमेंट्स किस पैटर्न में होनी है ये लेसी और लेसर मिलजुल के डिसाइड करते हैं। ये बात ध्यान में रख के आप वापस आए क्वेश्चन नंबर 3 में। अकॉर्डिंग टू दिस एग्रीमेंट अब ये डिसाइड ये हुआ है अकॉर्डिंग टू पॉइंट नंबर 3 कि 5.8 मिलियन की एक एनुअल एडवांस में इंस्टॉलमेंट होगी और पॉइंट नंबर 2 में रहेगा 4 साल लीज टर्म होगी। ऐसे ही सर। लेकिन पॉइंट नंबर 5 में एक नई चीज क्या पता चली कि एट द एंड ऑफ द लीज टर्म लेसी फिर एसेट खरीद सकता है, लेकिन फिर लास्ट लाइन में जब गए तो पता चला कि ये रीजनेबली सर्टेन है कि वो खरीदेगा, लेकिन वो उससे कितने रुपए पे ये ऑप्शन अवेलेबल है। और नेक्स्ट लाइन में 3 मिलियन दिया, तो अपेरेंटली आपको ये लगेगा 2 मिलियन और 3 मिलियन देख के लेसी डेफिनेटली कम पैसे दे रहा है, तो मिलियन वो पे करेगा और उसे फिर एसेट की ऑनरशिप मिल जाएगी। और हालांकि उस वक्त मार्केट वैल्यू 3 मिलियन है, तो अपेरेंटली क्या लग रहा है लेसी 1 मिलियन कम देगा और देयरफॉर लेसर 1 मिलियन कम रिसीव कर रहा हूँ। लेकिन ऐसे असल में होगा नहीं। मतलब इसका ये है इस बात का कि जितना भी शॉर्टफॉल है वो लेसर ने ऑलरेडी रेंटल्स में कवर कर लिया। तो मीन्स से 5.8 मिलियन के 4 रेंटल्स हो जाएंगे और 2 मिलियन की एक अमाउंट एट द एंड ऑफ द लीज टर्म पे करके फिर लेसी को ओनरशिप भी ट्रांसफर कर देगा। समटाइम्स क्या हो सकता है क्वेश्चन नंबर 1 में कहानी वापस है कि सारे पैसे रेंटल्स में ही कवर हो जाए और देयरफॉर लेसर एंड में कुछ एक्स्ट्रा पैसे लिए बगैर ओनरशिप ट्रांसफर करते हैं। तो क्या इस केस में हम ये कहेंगे कि वो जो एंड में उस एसेट की वैल्यू होगी वो लेसर ने दी नहीं होगी, वो उस वक्त तो नहीं ले रहा, लेकिन वो ऑटोमेटिकली उसने किस में कंसीडर कर लिया होंगे तो रेंटल्स में कवर। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 में इसका मतलब फिर ये है कि वो जो 2 मिलियन एक्स्ट्रा ले रहे हैं वो फिर उसने रेंटल्स में कवर नहीं किया होगा, वो फिर एंड में ले रहा होगा। तो कुछ क्वेश्चंस में क्या हो सकता है कि शुरू में कुछ एडवांस है, फिर रेंटल्स हैं, और अगर सारे पैसे रिकवर नहीं हो सके तो हो सकता है लेसी ने फिर कहा होगा बाकी जो बच जाएंगे मैं एंड में ले लीजिएगा। तो इट इज अ नेगोशिएशन ऑफ द एग्रीमेंट जिसमें फिर डिफरेंट सॉर्ट ऑफ रेंटल्स और उनकी पेमेंट डेट्स डिसाइड हो सकते हैं। आफ्टर ऑल द डिस्कशन मैं कहना ये चाहता हूँ, मैं कंक्लूड कर दूं फिर अगर आपको कोई क्वेश्चन है वापस क्वेश्चन नंबर 3 में बताना है कि 5.8 कैलकुलेटर पकड़ना 5.8 मिलियन के कितने रेंटल हो जाएंगे तो करें जरा मल्टीप्लाई
लेकिन इसमें जो एड क्या हो जाएगा, तो एंड में ये 2 मिलियन और ऐड हो जाएगा, तो आपके पास ये 25.2 मिलियन शेयर बनाएगा। और दिस इज द टोटल लीज पेमेंट एवरी अदर एस्पेक्ट ऑफ द क्वेश्चन आंसर। ठीक है, 4 इंटरेस्ट क्लियर। लीज टर्म में एडवांस में होंगे और डेफिनेटली उसमें किस में इंटरेस्ट होगा या नहीं वो तो बाद में डिस्कस करते हैं। और एट द एंड ऑफ द लीज टर्म्स अगर आपको ये बताया हुआ है कि ये रीजनेबली सर्टेन है कि ऑन परचेज ऑप्शन में एक्सरसाइज होना है, तो देन फिर एंड वाली 2 मिलियन की अमाउंट भी हमसे रेलेवेंट हो जाएगी। लेकिन लास्ट सेंटेंस में है अगर यहाँ लिखा होता है इट इज नॉट रीजनेबली सर्टेन, तो फिर हम अपनी वर्किंग इसको कंसिडर करके करते, वो कहता है नहीं अगर तो देखें एंड वाली लाइन ना लिखे, सिर्फ ये लिखे परचेज ऑप्शन है, फिर तो शायद हम किसी अजम्पशन की तरफ जाएंगे। लेकिन अगर यहाँ उसने लिख दिया रीजनेबली सर्टेन है, तो फिर डेफिनेटली वी अज्यूम कि आप एक्सरसाइज करेगा। लेकिन अगर वो लिखते हैं इट इज नॉट रीजनेबली सर्टेन, फिर हम डेफिनेटली इस 2 मिलियन को कंसिडर नहीं करेंगे। मींस टू से लेसी इस केस में शायद इंटरेस्टेड नहीं है कि वो एंड में एसेट की ओनरशिप भी हासिल करे, फिर वो 4 एड्रेस बस देगा। इट मींस एट द एंड ऑफ द लीज टर्म फिर एसेट लेसर के पास वापस चला जाएगा। ठीक है, लेकिन बहरहाल अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन if there is an information that it is reasonably certain, तो आप उसमें 5.8 मिलियन के 4 रेंटल्स और प्लस एंड में 2 या 3 2 मिलियन देना, तो एक्सरसाइज दिस परचेज। ठीक है, बाकी रजिस्टर खोले आप सॉल्व करते हैं। तो मेरी बात में अगर कंफ्यूजन है यहाँ तक बताओ। ये सब जैसे वो कभी करते हैं, कोई भी अमाउंट अगर आज नहीं है कुछ अरसे बाद है, तो क्या फिर उसकी आज की वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू में डिफरेंस आ जाएगा? तो वो बाकी बात है तो हम पता चल जाएंगे। आ रहे हैं जी, आ रहे हैं सर, आ रहे हैं सर, टाइम वही हुआ है सर। घर से निकले 8:05 पे और कैसे पहुंच सकते हैं 7:50 घड़ी ऐसे आके देखिए आपने जैसे घर से आप टाइम पे निकले। ये हमारी फर्स्ट डिपार्टमेंट से बिजनेस नेम, ये कोई कंपेयर करेंगे इसके बारे में? तो बाकी सब कुछ आपको पता है, करवाना करेंगे। The company name Miracle Textile Limited. Journal entries. For the year ended 30th June 11. ये साल में तो फर्स्ट एलिमेंट है फर्स्ट जुलाई 10। अभी डेफिनेटली हम सब लस्सी की वर्किंग कर रहे हैं, तो लस्सी को ध्यान रखना। फर्स्ट एंट्री वन राइट ऑफ यूज मशीन मेथड, लीज लायबिलिटी क्रेडिट एट प्रेजेंट वैल्यू, लीज पेमेंट्स। नहीं अभी रट्टा ना लगाइएगा, ये गेम एडवांस हो रहा है, तो इसको कहीं उसी तरह सीरियसली हो जैसे हम रोज ले रहे हैं। पहले लीज पेमेंट्स लिखते हैं, जो मैंने बातें की वो भी सामने आ जाएंगे, उसकी प्रेजेंट वैल्यू इकट्ठे जी प्लीज। लीज पेमेंट्स मींस क्या होता है? हाँ जी, शुरू से लेकर एंड तक जब आपने डिसीजन है तो शुरू से एंड तक लेसर तो कितने पैसे लेसिंग दें? 5.8 मिलियन का रेंटल कितने हो जाएंगे? 4 और प्लस एट द एंड ऑफ द लीज टर्म 2 मिलियन। अब डेफिनेटली थाउजेंड्स वगैरह में किया जा सकता है मिलियंस में, लेकिन मेरे ख्याल में था
25.2 मोबाइल लिखे कर लिया present value of these payments नहीं तरतीब से चलो। अब प्रेजेंट वैल्यू कॉन्सेप्ट क्या है, हम आज की वैल्यूज निकालना चाहते हैं। तो फर्स्ट रेंटल एडवांस में है क्या की प्रेजेंट वैल्यू सेम है सर? कितने 5.8 मिलियन के रेंटल्स रह जाएंगे? एन्युटी लग सकता है 1 माइनस 1 प्लस रेट होगा। अच्छा रेट डेफिनेटली राउंड ऑफ वगैरह किया जा सकता है, लेकिन इसकी राउंडिंग ऑफ बहस नहीं करनी, जितना रेट दिया वैसे इट इज 0.15 ये 15% समथिंग ये 15% ये 0.1572 7 माइनस बता दें जो इंपॉर्टेंट चीज है। रेंटल तो 4 है, 3 है, 3 में इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 0.1572 जी बिल्कुल ठीक। अब यहाँ तक एक मिनट रुका जरा, के साथ इकट्ठा नहीं हो सकता, वो एक वन टाइम अमाउंट है एट द एंड ऑफ द लीज टर्म, लेकिन वो भी 4 साल बाद है। तो क्या 4 साल बाद एक ही दफा वो अमाउंट है? तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू पहले तो ये बताइए क्यों आनी चाहिए आपका 4 ईयर्स, और फिर किस फॉर्मूले से आनी चाहिए, डिस्काउंटिंग से क्यों आनी चाहिए? एक ही अमाउंट है, एन्युटी का यूज होता है, एक से ज्यादा अमाउंट्स हो, बाकी वो चीजें बात की है ना, मतलब एक से ज्यादा अमाउंट्स हो। अब अगर एक ही अमाउंट है आपका 4 ईयर्स, उसकी भी प्रेजेंट वैल्यू होनी चाहिए। तो मिलिए डिस्काउंटिंग का फॉर्मूला से मिला 1 प्लस आई, अब यहाँ भी सीन लेकर यहाँ क्या होना चाहिए, माइनस 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 4 साल और 3 इंस्टॉलमेंट्स आएंगे जिनमें इंटरेस्ट है, और यहाँ ये 4 साल बाद एट द एंड ऑफ द लीज टर्म क्लियर कीजिएगा 20 माइनस 3 माइनस 4। अगर ये रेंटल्स भी एरियाज में होते, अगर 5.8 मिलियन के रेंटल्स भी एरियाज में हो, तो इनकी एन्युटी के फॉर्मूले से इकट्ठी प्रेजेंट वैल्यू होता है, तो -4 ही होना था, तो ये -3 क्यों हुआ उधर? क्लियर हो गया बात में? करें सॉल्व कम ज्यादा हो गया, वो सही कर लो, वो आने देंगे ना आगे, आने देंगे। आपने सही लिखा ना ठीक। इतने पैसे गिने नहीं जा रहे, अगर आगे तो संभालेंगे कैसे? और अगर कोई अकाउंटेंट रखने का प्लान बना रहे हैं तो सोच लें, अकाउंटेंट्स तो पता भी नहीं चलने देते कि प्रूडेंस कॉन्सेप्ट लगा के लॉस ले आते हैं, तो पैसे गिनने ही सही है, आपने समझ लिया ठीक है। तो अगर कोई डिजिट आगे पीछे होंगे तो आप तो सही करें। लास्ट से आंसर बताया तैयब के अलावा, ये ब्लैक शर्ट 19.99 मिलियन आ रहा है, पहले 20 मिलियन, ये पूरा सॉल्व करें पूरा। $19.99 होगा, 999.96 है, में 96 है क्या? ये लिखवाना 19 आगे नहीं 0.99 रहने तो पूरा 20 में लिखवाना, और बेटा जो फिगर आगे लिखवा दो भैया 1,999,999 8 और 0.81 की, यानी कि इसका मतलब F2 स्टार्ट हो गई है, पहले 20 मिलियन लिखे बेटा अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम राउंडिंग ऑफ को जहन में से निकाल के अकाउंटिंग सीख सकते तकरीबन, ठीक है सर? ये सर आगे चले सर,
क्यों निकालिए फिर? सीरियस है, बातें खत्म करें सर। बढ़ रहा था पता तो समाओ नहीं बेटा, टेबल तो बात की बात है, अभी फर्स्ट एंट्री हो रही है, हम एक एंट्री करने लगे थे, उसकी अमाउंट नहीं पता चल रही थी, तो क्या चाहिए था? प्रेजेंट वैल्यू लीज, तो राइट ऑफ यूज एसेट डेबिट, लीज डेबिट करेंगे फाइन। तो बेटा नहीं पेपर, आराम से जो बनाना होगा बना लेंगे, जल्दबाजी नहीं करें। बैठे सर भी नहीं क्या करते हैं? आगे आ जाओ जी डियर। नेक्स्ट डेट कौन सी होनी चाहिए? आप कंसंट्रेट नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं पढ़ सेम डेट दोबारा लिखें और बुक से सोचें कि एंट्री होनी है। खामोशी से, खामोशी खामोशी खामोशी, लिख के करें, जीरो डिस्टर्बेंस फ्रेंडली। इसी इनिशियल 5.8 मिलियन पे हो जाना, तो उसमें इंटरेस्ट भी होगा, गारंटी होगी इसकी। कैश कितने से? एनी डिफरेंट? ओके प्लीज, नेक्स्ट डेट 30th जून अब ये रहता है। 30th जून 11 पे रुकने की क्या क्या वजह है? तो डेप्रिसिएशन और सेकेंडली रेंटल पे होना, नहीं रेंटल पे नहीं होना। नेक्स्ट रेंटल की अमाउंट कौन सी हो, सॉरी नेक्स्ट रेंटल की डेट 11 होगा, नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर, नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर। लेकिन क्या नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर की इंस्टॉलमेंट में जो इंटरेस्ट होगा, तब यह स्पेस रखें दो एंट्रीज के लिए, दो एंट्रीज के लिए जगह रखें और टेबल बनाएं। अब यह क्वेश्चन में बनना है तकरीबन बार बार एक ही कॉन्सेप्ट का रिपीट होना शुरू हो गया। पहले टेबल बना रहे तो मैं फिगर के साथ डिस्कस करता हूँ। वैसे तो डेफिनेटली फिगर्स बड़ी बड़ी सी हैं, राउंड ऑफ करके करना चाहिए था थाउजेंड्स वगैरह में, लेकिन अब इन्हीं एक क्वेश्चन कर लें ऐसे, अब पूरे जीरोस के साथ ही करें, ये खुद से बनाना शुरू करें। एग्रीमेंट की डेट से टेबल स्टार्ट होगा, स्टार्टिंग बैलेंस वो अमाउंट जिससे लायबिलिटी रिकॉर्ड किया, देन सेम डेट पे फर्स्ट अमाउंट एडवांस में पे होने से 14.2 मिलियन का रिमेनिंग प्रिंसिपल बच गया।
बाकी ऑनवर्ड्स आप डेट्स लिखें और काइंडली सोचें, करते जाए। हाँ जी 14 पॉइंट ठीक है। ईयर एंड्स नहीं लिखना है, एग्रीमेंट के मुताबिक रिलेवेंट डेट्स लिखनी है। ईयर एंड डेफिनेटली कंसीडर करेंगे जब एंट्रीज करेंगे। अभी रेट बेटा पहले पूरा ही यूज करें एज इट इज, राउंड ऑफ किया तो जा सकता है, लेकिन वो बाद में फिर आप राउंडिंग ऑफ के इश्यूज में फंस जाते हैं, तो इसलिए वो इतना लंबा सा रेट इसीलिए दिया होता है एग्जामिनर ने, ताकि आपका मैक्सिमम राउंड ऑफ होकर फिगर जीरो के बराबर हो जाए। तो अब इस चक्कर में ना पड़ जाएगा पूरा लिखें या ना लिखें, जो फिगर आ रही पूरी लिखें। यहाँ से क्या देखें, हल जी सॉल्व करेंगे। बैलेंस रेट मल्टीप्लाई करें, इंटरेस्ट और रेंटल का डिफरेंस लेकर प्रिंसिपल निकालना। अब करें कंप्लीट करें, मैं लिखता हूँ अपनी फिगर्स कंप्लीट करें। ठीक है देखिए क्या इसमें जुलाई 2011 मेरे साथ ही करेंगे। ये फर्स्ट इंटरेस्ट कैलकुलेट किस पे करेंगे? 14.2 मिलियन पे करना है, 20 की थोड़ी करना है। 20 मिलियन ना करें यार इससे, आप अपना 20 मिलियन में से इमीडिएटली 5.8 मिलियन पे होने के बाद हमारा बैलेंस रह ही 14.2 मिलियन के। अब उसी में आगे कंटिन्यू होना, कौन सी अमाउंट आउटस्टैंडिंग रही है पहले साल, 20 मिलियन या 14.2 मिलियन? वो तो शुरू में दे दिए हमने पैसे, तो 14.2 मिलियन पे रेट लगाएंगे। करें मैं लिख लेता हूँ, बस आपने बस सही राउंड ऑफ करके फिगर्स लिखते रहना, बाकी अल्लाह मालिक। अब मिलियंस में ट्राई हो रही है लेकिन ऑफ महसूस हो रहा है। 2233 अप्रोक्सीमेटली 70507। बस ठीक है ना, फिगर्स लिखो आप सिर्फ मैच कर लीजिएगा, कहीं गलत लिखूं तो बता दीजिएगा, बाकी आप अपना कंप्लीट कर लीजिए। T566925 10633 075 ठीक है फिगर्स पहले मेरे 1672 144 4127 856 6505 219। कॉन्सेप्ट तो क्लियर है ना, ये बनना कैसे, बाकी ठीक है फिगर बड़ी होगी। देन इसके बाद 1023 003 4776
997 1728 222 यहाँ तक कितना होगा? ये लिख लिया हुआ, मेरा देखना सही। नहीं, मिलियंस में क्या इतराज तो मेरा कोई नहीं, आपको भी नहीं होना चाहिए, राउंड ऑफ बस करना चाहिए फिर, और ठीक है। बाकी राउंडिंग ऑफ की वजह से डिफरेंस आएगा वो आएगा, लेकिन अप्रॉक्सीमेट यही फिगर है। आप एंड में 1.72 होगा या 73 होगा, तो ठीक है। नहीं, आप जाना हो बस, लेकिन फिलहाल मैंने इसलिए कहा था जाने थे, ये ना हो कि ये लीज इस राउंडिंग ऑफ की नजर हो जाए। ये याद इकट्ठे हो गए प्लीज। लेकिन बेटा मैंने तो आपसे कहा था टेबल के एंड में फिर 0 होना चाहिए, तो वो होना तो चाहिए, इसलिए अभी नहीं हुआ क्योंकि अभी एक अमाउंट रहती है। ये 4 रेंटल्स हो गए, लेकिन एट द एंड ऑफ द लीज टर्म एक 2 मिलियन में भी पे होना, तो ये रेंटल्स के कॉलम में सारे रेंटल्स आने, ठीक है, शुरू से लेकर एंड तक। तो वो जो लास्ट 2 मिलियन है वो बोर्ड में देने का है, 2 मिलियन वो भी तो प्रेजेंट वैल्यू में शामिल था ना, स्टार्टिंग प्रेजेंट वैल्यू। अब उसकी डेट बतानी है आप लोगों को, लास्ट इंडेक्स पढ़ रहा रेंटल्स एडवांस में, लेकिन वो जो 2 मिलियन है वो एट द एंड ऑफ द लीज टर्म, उसकी सही डेट होनी चाहिए 30 जून 14, गिन 4 साल पूरे, 11 12 13 14, और 30 जून क्यों लिख रहा हूं मैं, वो एट द एंड ऑफ द लीज टर्म है, वो बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर नहीं है, बिगिनिंग ऑफ द 5th ईयर नहीं है। रेंटल्स की डेट्स 1 जुलाई वाली क्यों लिखी है मैंने, ये एडवांस में और वो एट द एंड ऑफ द लीज टर्म, तो कहीं डेट्स को एग्रीमेंट के मुताबिक अपने अकॉर्डिंगली लिखना है ना। बाकी वही प्रिंसिपल से कंप्लीट करना, 2 मिलियन की टोटल अमाउंट होगी, वही 1728 से वर्किंग करें फाइनल। तो स्टार्ट से लेके एंड तक जो लेसी पेमेंट्स कर रहा है, जिन पेमेंट्स की बेस पे आप प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, वो सारी फिर इस टेबल का पार्ट बनेगी। अप्रॉक्सीमेटली 271 778 1728 222 अप्रॉक्सीमेटली। अब पूरा रेट यूज कीजिएगा, मेरे ख्याल 0 ही आता तकरीबन, या बच गया कुछ। मेन इशू ये कि टेबल बनाना तो क्लियर हो गया ना कि कैसे बनना है। पहले कंप्लीट करें फिर एंट्रीज में से समझ लेंगे। बना दिया था तो बता दो, चलो अगर बना रहे तो बता दो। इसमें सर इंटरेस्ट इस पे नहीं आया, 1728 आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे इंटरेस्ट आया, वो एक साल कांस्टेंट रहेगा, आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे इंटरेस्ट आया, तो इंटरेस्ट उस पे आया है, इसके साथ पे होगा, ये भी तो 4 साल बाद पे हो रहा है, तो जो एग्रीमेंट है वो 4 सालों में डिवाइड होगी है इसकी पेमेंट, तो साथ साथ इंटरेस्ट भी जाना और प्रिंसिपल भी जाना, तो इसमें शामिल है, लेकिन कैलकुलेट अपने उस पर इसमें आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे अपने कैलकुलेट किया, वो भी ऐसे ही आया 271,778, लेकिन वो किस वक्त जाना है जब ये लास्ट 2 महीने पे करेंगे, ठीक है। चलो यदि एंट्रीज की तरफ आए, कंप्लीट है एंट्रीज एंट्रीज की तरफ। 2 एंट्रीज हो चुकी है रिवाइज करने रेडी। सबसे पहले क्या रिकॉर्ड हुआ, देन उसके बाद फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की पेमेंट होगी ईयर एंड पे। अब सेकंड इंस्टॉलमेंट टेबल देखें, कंसंट्रेट करें आप लोग, तोड़ दें दूसरे को प्लीज, मोबाइल मुझे दे देगा, बंद नहीं हो रहा, मैं बंद करने का तरीका बताता हूं। क्या हो गया, नहीं वो वाला ना कर यार खुदा के लिए, अगर प्लीज को समझ आ रही बात तो उसको सही समझने सकी, और अगर नहीं समझ आ रही तो सही समझे। छोटी छोटी चीजें क्लियर करें, गेम बहुत एडवांस होगी। टेबल पहले की सामने रखें, सेकंड इंस्टॉलमेंट की पूरी सही डेट क्या है, 1 जुलाई 11, वो नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर की स्टार्टिंग डेट है। पेमेंट हमारी ईयर से रिलेटेड नहीं है, लेकिन
इंटरेस्ट सर्कल लगाइए 22333075 ऑलरेडी पे कब होना है कब से कब तक का सही पूरी डेट बोलो जुलाई 10 से लेके 30 जून 11 की कैलकुलेट हुआ ठीक है डेट तो वैसे इस तरह की बातें जरा ज्यादा एडवांस लेवल पे शायद होगी क्या ये सारा इंटरेस्ट टाइम बेसिस पे बनता हमारे पीरियड का लेकिन इसकी पेमेंट होनी है नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में तो पूरा अक्रू होना चाहिए हमारे साथ कल वाली सिचुएशन निकालें क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 वाला टेबल 32,000 ढूंढे उसमें पहले वाला टेबल में कुछ याद आता है वो भी 12 मंथ्स का था लेकिन उस केस में 10 मंथ्स और 2 मंथ्स का एक ब्रेकअप बन रहा था लेकिन यहाँ ये सारा इंटरेस्ट हमारे ही पीरियड से रिलेटेड है पे से नेक्स्ट पीरियड में होना है तो अक्रूवल बेसिस पे एक्सपेंस रिकॉर्ड करें आके होना चाहिए हमारा पीरियड क्या एंट्री करेंगे देखिए देखिए अब इसमें ब्रेकअप बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि सारा इंटरेस्ट हमारे ही ईयर में आ रहा है एक्सपेंस डेबिट टेबल क्रेडिट डबल 333075 तो जब भी एक्सपेंस हमारे पीरियड में ड्यू हो जाए पे ना हुआ हो तो आप अक्रूवल बेसिस पे एक्सपेंस रिकॉर्ड करें याद रहेगा प्लीज वो सारा हो गया तो सारा है 10 मंथ्स है 4 मंथ्स है रिस्पेक्टिवली जितने भी हैं अकॉर्डिंगली आप वर्किंग करेंगे देन उसके बाद सेम डेट दोबारा लिखें और राइट ऑफ यूज एसेट की डेप्रिसिएशन की तरफ आए सेम डेट लिखना बाकी मैं इसमें एक नई चीज है वो मैं डिस्कस करता हूँ व्हाट इज द डबल एंट्री डेप्रिसिएशन डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट ये एक मिनट बताइए अब इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आप सामने रखें एक पॉइंट नंबर 2 में शायद एक ऐसी चीज आई है जो पहले क्वेश्चंस में जरा डिफरेंट तरीके से थी अभी जितने क्वेश्चन होंगे उस लिस्ट पर आकर जरा बात सही तरह फाइनल करें एक लीज टर्म भी गिवन है और एक यूजफुल लाइफ भी गिवन है तो लाइफ पे डेप्रिशिएट करें या यूजफुल लाइफ की बजाय लीज टर्म पे डेप्रिशिएट करें बात तो आपकी ठीक है लेकिन सही समझने के लिए जरा पिछले पेज पर पेज नंबर 3 दो बड़ा मेरे ख्याल सही नहीं अगर आप डायरेक्टली आवाज आ रही है तो जरा डिटेल चेंज करना नहीं मतलब अगर डिस्टर्बेंस हो रही है इसमें तो मेरे ख्याल नीचे ही रहना तो या इस तरफ करने वाला चेंज आप जरा थोड़ा सा इसके सामने से हट जाएंगे तो मेरे ख्याल सही हो जाएगा कर ले जरा ये थर्ड पेज पे तकरीबन मिडिल में आएगा इस वक्त जो बात सामने आई है उसको पहले फाइनल करना डेप्रिसिएशन पॉलिसी के नाम से तो हेडिंग होना अच्छा साथ में डिफरेंट स्टैंडर्ड्स के पैरा नंबर्स इसलिए लिखे होंगे कि जब थोड़ा सा और आगे चले जाएंगे तो रीजनल स्टैंडर्ड के पैराग्राफ्स हैं तो इनका मकसद सिर्फ ये होता है कि इनको वहाँ हाईलाइट कर दिया जाए और इन केस एग्जाम में अगर कभी जरूरत पड़े मैंने आपको शायद बताया था तो रीजनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एग्जाम में अलाउड है तो रट्टे की जरूरत नहीं है सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करना है बाकी पैरा नंबर इसलिए लिखे हुए कि जब हमारे स्टैंडर्ड आएंगे तो वहां से रेलिवेंट पैरास को हाईलाइट करना ठीक है तो इस वक्त पैरास की कुछ सिग्निफिकेंस नहीं एक वर्ड जो लिखा हुआ है बहुत आराम से रिलैक्स होकर पढ़ना पेन हाथ में रखें if the lease transfers ownership of the asset to the lessee by the end of the lease term यही रुक जाए दोबारा पढ़ना कौन सी ओनरशिप लीगल ओनरशिप बेसिकली तो एसेट कब आ जाएगा लेसी के पास शुरू में लीज का कॉन्सेप्ट ही क्या एसेट शुरू से ही किसके पास होगा नाम लेसर के होगा ये किस ओनरशिप की और किस वक्त की बात हो रही है लीगल ओनरशिप की एट द एंड ऑफ द लीज टर्म अगर किसी लीज में एसेट की ओनरशिप एट द एंड ऑफ द लीज टर्म लेसी को ट्रांसफर होनी है यहां तक ये लिखा हुआ
या और आगे बढ़ो, if it is a reasonable certainty that the lessee will exercise the purchase option available in the lease contract। असल में दो चीजों को और करके इसलिए लिखा हुआ, जरा क्वेश्चन नंबर 1 देखें। समटाइम्स ओनरशिप जो है वो विदाउट पेइंग एनी एक्स्ट्रा अमाउंट एट द एंड ऑफ द लीज टर्म भी ट्रांसफर हो सकती है क्योंकि पैसे पहले ही कवर हो गए, एज इन क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, देखा करें प्लीज बार बार। और समटाइम ये भी हो सकता है कि लीगल ओनरशिप ट्रांसफर होने के लिए एंड में कुछ परचेज ऑप्शन की अमाउंट भी देनी हो, लेकिन दोनों केसेस में 1 और 3 को अगर सोचें, कॉमन क्या है कि ओनरशिप ट्रांसफर होगी maybe without paying extra amount as in question 1, or sometimes by paying extra amount of purchase option at the end of the lease term। दोनों में कॉमन सिचुएशन क्या है कि ओनरशिप ट्रांसफर होगा, यहाँ तक ये मतलब है। अगर तो लीज टर्म के बाद ओनरशिप ट्रांसफर हो जानी है तो देन क्या करना आपने, नेक्स्ट लाइन थोड़ी सी अंडरलाइन करें, lessee will depreciate the asset over the useful life। क्या मतलब, क्यों ऐसे करेगा? देखिए लीज टर्म के दौरान एसेट किसके पास रहना है, लेसी के पास, और अगर ओनरशिप ट्रांसफर हो जानी है तो लीज टर्म के बाद भी इसी के पास रहना है। तो इन अदरवाइज एसेट पूरी लाइफ में कौन ही इस्तेमाल करेगा, तो देयरफॉर लेसी शुरू से ही एसेट को डेप्रिशिएट यूजुअल लाइफ की बेस पे करते हैं। यहाँ रिमेनिंग अभी वर्ड नहीं है, मतलब जिस वक्त एग्रीमेंट हुआ है उससे वक्त बड़ा ये डिसीजन हो जाता है कि एट द एंड ऑफ द लीज टर्म ओनरशिप ट्रांसफर होनी है, परचेज ऑप्शन होगी या नहीं। और अगर ये सर्टेन है कि ओनरशिप ट्रांसफर होनी है परचेज ऑप्शन की वजह से या अदरवाइज, तो शुरू से ही का मतलब जैसे ही एसेट लीज पे आ जाएगा वहीं से लेकर लेसी किसको बेस बनाएगा, यूजुअल लाइफ को बेस बना के डेप्रिशिएट, क्योंकि उसे पता है कि लीज टर्म के बाद भी एसेट मेरे पास ही रहना। और देन तो सिंपल हो जाएगा कि आपने यूजुअल लाइफ को बेस बना के डेप्रिसिएशन चार्ज कर। लेकिन अब आगे चलो, if this is not the case, if this is not the case का मीनिंग, अगर ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होनी, परचेज ऑप्शन नहीं है, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होनी, तो देन होना क्या, पहले वैसे सोचेंगे नहीं, देन होना फिर क्या, देन होना क्या, लीज टर्म में तो एसेट लेसी यूज करेगा, लेकिन अगर ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होनी तो ये एसेट लीज टर्म के एंड में दोबारा लेसर के पास आ जाएगा। इट मींस फिर पूरी यूजुअल लाइफ एसेट शेयर लेसी के पास ना है, तो इसका अरेंजमेंट एसेट फिर वापस जाना है अगर ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होनी। तो देन फिर आगे पढ़ ले, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं। इफ दिस इज नॉट द केस, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होनी, लेसी शैल डेप्रिशिएट द एसेट ओवर द वेरिएबल अंडरलाइन करें स्ट्रक्चर ऑफ द लीज टर्म एंड यूजफुल लाइफ। नहीं एक मिनट शॉर्ट टर्म में भी समझा रहा हूं, यहां तक जरा थोड़ा सा जहन में सेट कर लें। अगर ओनरशिप ट्रांसफर होनी है और या परचेज ऑप्शन है तो देन द यूजफुल लाइफ इज द बेस, और अगर ये नहीं है तो फिर शॉर्टर ऑफ द लीज टर्म एंड यूजफुल लाइफ। क्यों शॉर्टर ऑफ द लीज टर्म एंड यूजफुल लाइफ, अब उसको समझने के लिए जरा टेबल में आना है, या बल्कि टेबल से पहले जरा फॉर एग्जांपल थर्ड लाइन से पढ़ना। मतलब लेट्स अज्यूम फॉलोइंग एग्जांपल्स, दो लीजेस आपके सामने बनी होंगी, अज्यूमिंग के ओनरशिप या ट्रांसफर नहीं होनी और परचेज ऑप्शन नहीं है। लीज ए और लीज बी का जो सिनेरियो आपके सामने आएगा, इसमें क्या अज्यूम हो रहा है कि ओनरशिप ट्रांसफर और परचेज ऑप्शन नहीं है, तो इसको जहन से निकाल के अब जरा विदाउट एनी बायस लीज ए पहले पढ़े, नहीं पहले रिलैक्स होकर जरा ये शॉर्टर क्यों आ गया, लॉजिकल बात है अलहमदुलिल्लाह, तो इसमें परेशानी वाली बात नहीं, सिर्फ लीज ए पढ़नी है फिर लीज बी बात होगी। कमेंसमेंट डेट मींस लीज एग्रीमेंट का स्टार्टिंग पॉइंट। यूजफुल लाइफ और लीज टर्म का मीनिंग क्लियर रखिएगा। यूजफुल लाइफ का मतलब एसेट में कितने से इस्तेमाल होना है, और लीज टर्म कितने एक्स्ट्रा में पेपर्स होंगे। तो अगर इसको ध्यान में रखिए, यूजफुल लाइफ इस ए लीज में है 6 इयर्स और लीज टर्म है 11 इयर्स, में डेट्स लिखी हुई हैं उनकी बेस पर, कमेंसमेंट डेट्स लिखा हुआ। अब सबसे पहले तो यहाँ जरा रुक के ये सोचना चाहिए कि ये कैसे हो सकता है कि यूजफुल लाइफ 6 इयर्स हो और लीज टर्म 11 इयर्स हो। एसेट की लाइफ 6 इयर्स है, इट मीन 6 इयर्स के बाद एसेट की वर्थ खत्म हो जाएगी, लेकिन हमने पैसे देने 11 इयर्स में। शायद नॉर्मल सिचुएशन तो नहीं है, लेकिन हो सकता है लेसी जब लेसर से निगोशिएट करे तो उससे कहे कि मैं 11 इयर्स में ही पैसे दे पाऊंगा,
और बैंक भी बेचारा सपोज बड़े ऐसे से वेट कर रहा था कोई लेसी आए, उसने भी कहा चले यार कोई तो आया। तो लीज टर्म मीन्स पैसे कितने अरसे में जाएंगे, लेकिन आप ये सोचें कि एसेट कितने अरसे बाद खत्म हो जाए, अब ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी। अब बताएं लॉजिकली डेप्रिसिएशन कितने अरसे में जाएगी, 6 इयर्स में। 6 इयर्स के बाद एसेट तो खत्म हो जाएगा डेप्रिशिएट होता होता, लेकिन अभी लायबिलिटी चल रही होगी, वो क्यों चल रही होगी, वो 11 इयर्स में पे होगी। तो अगर इस तरह से हो जाए तो हमें यूजफुल लाइफ को बेस बनाना चाहिए या लीज टर्म को? नहीं, अब इस वक्त रट्टे की कोई जरूरत नहीं, वो शॉर्ट खुद ही बन जाएगा। इस वक्त यूजफुल लाइफ पे डेप्रिशिएट करना चाहिए या लीज टर्म में? 6 इयर्स 11 इयर्स, अभी वो रट्टा है ना, रट्टा इंशाल्लाह खुद ही बन जाएगा, क्यों वैसा बात कुछ ये क्या साइंस आ गई है? नहीं, मैं भी बताता हूँ। ना करिए यार, और यार एक मिनट रुको, लेकिन एंट्री से आसान रख सकते हैं। राइट ऑफ यूज एसेट डेबिट, राइट ऑफ यूज एसेट डेबिट, लीज लायबिलिटी, ये हमने शुरू में एंट्री कर। लीज लायबिलिटी क्रेडिट, लेट्स अज्यूम 10 मिलियन अमाउंट। अब ये जो 10 मिलियन है इसमें 6 इयर्स में डेप्रिशिएट होगा। अब आप चाहे स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करें, रिड्यूसिंग करें, जो मर्जी करें। स्ट्रेट लाइन करेंगे तो 10 मिलियन माइनस अगर कोई रेजिडुअल वैल्यू वगैरह है डिवाइड बाय 6 इयर्स। अदरवाइज रिड्यूसिंग है तो आप रेट निकाल लेंगे, 10 मिलियन से पहले मल्टीप्लाई करेंगे रेट, फिर डब्ल्यूडीवी पे अगले साल रेट लगाना शुरू कर देंगे, सम ऑफ डिजिट्स बना लें, मशीन आर बना लें, 6 सालों की बेस पर डेप्रिशिएट करना। इस दूसरे 10 मिलियन का इस लाइफ से ताल्लुक ही कोई नहीं है, ये दूसरे 10 मिलियन है अपने टेबल में आना। टेबल ये कौन सा कॉलम बनाया मैंने, ये बैलेंस वाला कॉलम। अब इस 10 मिलियन ने रेट की बेस पे इंटरेस्ट और प्रिंसिपल पे डिवाइड होगा, तो इट इज नथिंग टू डू विद दिस यूजफुल लाइफ, उसका तो लीज टर्म से ताल्लुक होगा। मींस इस 10 मिलियन के सामने फॉर एग्जांपल 1 जुलाई 2010 की डेट है, फिर नेक्स्ट रेंटल की डेट लिखेंगे आप, फिर रेंटल लिखें तो ये तो 11 सालों में वर्किंग करेंगे। तो दिस 10 मिलियन इज नथिंग टू डू विद द रेट ऑफ मेथड डेप्रिसिएशन। नहीं वो तो एक सेकंड छोड़ देते हैं ना, हम जरा एक सेकंड एक एग्जांपल की बेस कर रहे हैं। ठीक है, हाँ डेप्रिशिएट हो गया, हाँ जी, एसेट जीरो हो गया। और सर जी ना करें ना, ये जो रेट 15% आता है ये कैसे आता है, ये भी 1 माइनस n रेजिडुअल वैल्यू डिवाइड बाय कॉस्ट की बेस पे आता है। तो ये जो रेट आता है इस रेट की बेस पे ऑटोमेटिकली एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ एसेट की डब्ल्यूडीवी बस उतनी ही बचती है जितनी इसकी रेजिडुअल वैल्यू होती है। तो ये तो ना करिए, अगर आप स्ट्रेट लाइन मेथड से वर्किंग करेंगे तब भी एंड में एसेट उतना ही बचेगा जितनी उसकी रेजिडुअल वैल्यू डब्ल्यूडीवी, और अगर रिड्यूसिंग बैलेंस से करेंगे तब भी वो रेट कैलकुलेट ही ऐसे वर्क इस फार्मूले से कि एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ डब्ल्यूडीवी रेजिडुअल वैल्यू इक्वल होती है। तो उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जांपल अगर आप 10 साल में डेप्रिशिएट करना चाह रहे हैं तो यहाँ एंड 10 इयर्स ले लेंगे, ये जो है, अगर 4 इयर्स में करना चाह रहे हैं तो 4 ले लेंगे, 6 ले लेंगे, 7 ले लेंगे, तो जितने अरसे में लेंगे आप उतने अरसे बाद डब्ल्यूडीवी आ रही होगी ऑटोमेटिकली इंशाल्लाह वो रेजुअल वैल्यू इक्वल हो। इट इज नथिंग टू डू विद दैट स्टोरी। ठीक, क्लियर हो गया बात? ये दोबारा कर लीजिए, एग्जांपल की तरफ आ जाओ। प्लीज ये समझ आ गया सबको, क्या समझ आया था? नहीं शॉर्टर है नहीं हो, समझ ये है कि इस केस में लॉजिकली 6 इयर्स की बेस पर डेप्रिसिएशन चालू होती है और एसेट देयर फॉर 6 इयर्स के बाद फिर डेप्रिशिएट हो जाएगा, लेकिन लायबिलिटी इसलिए भी कंटिन्यू हो रही होगी क्योंकि रेंटल्स का भी टाइम पीरियड। अब आगे नहीं स्पीक सिचुएशन उलट करने लगा, ये पॉसिबल है कि यूजफुल लाइफ 11 इयर्स हो जाए, लीज टर्म 6 इयर्स हो जाए। अब प्लीज ऊपर जो फॉर एग्जांपल के बाद लाइन है वो जेब पर रखें, वी आर अज्यूमिंग कि परचेज ऑप्शन भी नहीं है और ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप भी नहीं है, परचेज ऑप्शन भी नहीं है, ओनरशिप मतलब ट्रांसफर नहीं होगी। तो देन आप बताएं लॉजिकली, आप बताएं
डेप्रिसिएशन आप 11 ईयर्स में चार्ज करेंगे या 6 ईयर्स? 11 ईयर्स में करेंगे। अब लेसी के पास एसेट रहने कितने अर्से? तो 6 साल बाद ही खर्च कर देगा, तो जो भी पार्ट है वो लेसर को, तो लेसी कैन ओनली यूज दिस एसेट फॉर अ पीरियड ऑफ 6 years in this case. हाँ, डेफिनेटली अगर ओनरशिप ट्रांसफर होनी है लीज बी में तो फिर 11 ईयर्स ही होना चाहिए, तो वहां उससे कोई शॉर्टर नहीं है। तो अगर ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होनी या परचेज ऑप्शन नहीं है तो लीज ए में प्लीज कितने साल? 6 years, और लीज बी में कितने साल? तो इन आइदर ऑफ द केस, चाहे यूजफुल लाइफ ज्यादा हो या कम हो, शॉर्टर बनना है। लेकिन ये शॉर्टर किस वक्त कंसिडर करना है? तो सेंस समझ आ गई शॉर्टर? अगर तो ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है देन तो सिंपली आप यूजफुल लाइफ ढूंढेंगे, और अगर ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो रही, परचेज ऑप्शन नहीं है, देन फिर आप शॉर्टर ऑफ द लीज टर्म एंड यूजफुल लाइफ की तरफ चलेंगे। लॉजिकली क्लियर है सबको? अब आए क्वेश्चन नंबर 3 पे। नहीं, आफ्टर 6 ईयर एसेट खत्म हो जाएगा, पेमेंट्स अभी चल रहे हैं, इसमें कोई फायदा नुकसान वाली बात नहीं। नहीं, लेसर अगर ज्यादा अरसे में पैसे ले रहा होगा तो वो इंटरेस्ट ज्यादा ले रहा होगा, तो वो वाली बात तो कोई ऐसी नहीं, वो तो अनफॉर्चुनेटली रियलिटी ऑफ लाइफ। जी सर, क्वेश्चन नंबर 3 में पॉइंट नंबर 2 पे आया, बताइए 4 years या 10 years? ये डिसीजन आपने पॉइंट नंबर 2 देख के नहीं किया, ये आपने पहले 5 भी देखा और फिर डिसीजन हुआ। अगर 5 लिखा होता है इट इज नॉट रीजनेबली सर्टेन, तो फिर 4 years के बाद ये एसेट वापस जाना था, देखो हमें 4 years है। तो काइंडली लेट्स रिवाइज, एक छोटा सेंटेंस आप ध्यान में रखना। अगर परचेज ऑप्शन या ओनरशिप ट्रांसफर होने का कोई जिक्र है तो देन क्या करेंगे? यूजफुल लाइफ को ढूंढेंगे, और अगर ऐसे नहीं है तो आई होप आप सब क्लियर है। सारे वाइंड अप कर लें, फिलहाल क्या करेंगे? नहीं, 10 years या 4 years? ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर हो गया? फिर बेटा 4 years होना चाहिए। अब वही अगर लास्ट पॉइंट नंबर 5 में ये लिखा होता, वही जहां लिखा हुआ इट इज रीजनबली सर्टेन, अगर हम नोट बता दें तो फिर पॉइंट नंबर 2 में जाए 4 साल की बेस पे उसे डेप्रिशिएट करना है, बाकी उसके बाद ऐसा करना है। ठीक, ये सर जी अमाउंट कितनी होगी जिसमें डिवाइड बाय 10 होना? 20 million डिवाइड बाय 10 is equal to 2 million and depreciation debit, accumulated depreciation rate. ये डन है प्लीज? 1 साल की वारंटीज करना, 3 साल वैसे रिकॉर्डेड है, मेरे ख्याल 30 ईयर होमवर्क हो जाएगा। जी हेडिंग बना रहा हूँ फॉर द ईयर एंडेड 30th June 2012। जी फर्स्ट डेट, फर्स्ट लाइन 11, कंप्लीट साइलेंस, कंप्लीट साइलेंस, इंडिविजुअली ट्राई करें। टेबल सामने रखिए, पता आपको है। जी ठीक है, लिखेगा। लीज लायबिलिटी डेबिट बाय प्रिंसिपल अमाउंट 3566 925। इंटरेस्ट एक्सपेंस या पेबल? पेबल जो यार, एक्सपेंस लास्ट ईयर का था, पे इस डेट पे होना, तो पे करने से एक्सपेंस बढ़ेगा या लायबिलिटी का होगा? ठीक है, क्लियर है?
देन बैठा कर, इसके अलावा सोचें कर खामोशी से। 2 एंट्रीज और है, लेट्स फाइनल कर लें बस। नहीं वो तो डेफिनेटली अगर किसी सेम डेट पे एक से ज्यादा एंट्रीज है वो तो आपकी चॉइस है, अगर ऊपर नीचे हो रहा है वो तो सेम डेट है, अब कोई एक तो पहले लिखनी ही नहीं। मैक्सिमम टॉस हो सकता है। सेम अगर सेम डेट है तो देन तो कोई इशू नहीं है, किसी ने डेप्रिसिएशन पहले लिखी है, इतना भी मुश्किल ना बना। क्वेश्चन में अगर कोई इंफॉर्मेशन ना हो तो ऑलवेज स्ट्रेट लाइन मेथड फॉर डेप्रिसिएशन। देन दोबारा टेबल देख के सोचें नेक्स्ट इंटरेस्ट की पेमेंट डेट और है, अक्रूवल डेट शायद और है, बनता एक दफा दोबारा डेट लिखने से रखूंगे 16 समथिंग जो फिर एक दफा दोबारा डिफाइन कर कब से कब तक क्लियर करें प्लीज। हाँ जी 1711 से 3812 रखते हैं ताकि मतलब ये क्लियर हो जाए ना कि हम जिस पीरियड में रिकॉर्ड करें उसी पीरियड का बनता भी है। फर्स्ट 11 to 30 12 ये ओके प्लीज कर दो करो स्पेंस डेबिट पेबल क्रेडिट 1672 एनी कंफ्यूजन सर। चलिए बड़ा 38 जो एंट्री मेथड ओवर करते हैं तो आधा पेज छोड़ दो जरा नेक्स्ट रिक्वायरमेंट पे आ जाए। हाफ पेज प्लीज मेरे सामने जरूर छोड़ें ताकि घर जाके याद आए कि ये छोड़ा हुआ कर लेंगे। ये रिक्वायरमेंट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एक्सेस मांग रहे हैं, ये तो हमें आइडिया है इसका कि नोट्स की तरफ जाना स्पीड अप होगा। कंपनी नेम में अवेलेबल हो तो जरूर लिखें मेरी का टेक्सटाइल्स लिमिटेड। स्टेटमेंट फाइनेंशियल पोजीशन एक्सेस एज ऑन 30th जो कौन सा मांग रहा है विद कंपैरेटिव 12 11 लिखेंगे दूसरी तरह अगर बात एक ही वही वाली कर ले जाए। ये बस एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सर 2013 किधर गया, किसी को पता चला?
ये वैसे कमाल है यार, बड़ा बस करो यार। देखिए मैंने आपको आपके इस तरह की बातें सुन के सोच के देख के ना आई क्या पता साहब पेपर में क्या करते हो, आई क्या 2 महीने सोचते हैं पेपर देख के आप लोगों को तरस आता है, लेकिन इस तरह की जब हरकतें करते हैं आप, भाई क्या भी सोचता होगा कहाँ फंस गए। बस करे यार अली, तो दाग अली बस। ये जो एक्सट्रैक्ट सर क्या बनाना है जी सबसे पहले, नॉन करेंट एक्सट्रैक्ट्स जी, राइट ऑफ यूज ऑफ फाइनल करेंगे, स्पीड अप जी, ठीक है फिगर्स प्रेजेंट करें, ठीक है। Asset was valued at 20 million. Accumulated appreciation at 2 million initially at the end of the first year. फिर 4 million accumulate हो गया, finally 16 million, sorry 18 million and 16 million respectively, ठीक है। 11 मेरे साथ कर लें, लाइबिलिटीज के एंगल से 12 पे खुद कीजिएगा, इकट्ठे अगर नॉन करंट लाइबिलिटीज करंट लाइबिलिटीज करेंगे। ये बड़ा ऑनलाइन स्टोर समझा लिया फॉर्मेट, ये बन गई है। एक सब चीज हमने प्लीज एक दफा फाइनली मेरे साथ रिवाइज करें, उसके बाद फिर आप ही बनाएगा एक लास्ट how to think about the current and non-current portion। एक आखिरी दफा रिवाइज कर लेना सब, बाकी फिर आपको भी बनाएगा टेबल जस्ट टेबल सबको छोड़ दें, टेबल सामने रखें, इस टेबल का इतना पढ़ना आना चाहिए। सिक्स 9 to 5 क्या है रेंट और बैलेंसिंग फिगर पूरा 633 पढ़ लेंगे सारे, वो नॉन करंट है, ठीक है। अपने आंसर के मैथ में ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स थोड़ा सा बना के, सॉरी बीच में आवाज का इशू आ गया था।
14.2 मिलियन इज द क्लोजिंग बैलेंस, लिखा गया खुद लिखा, और उसमें से करंट पोर्शन 3566 और रिमेनिंग रह गया 10633,075 नॉन करंट लायबिलिटीज। इंटरेस्ट का भी डिसीजन लेना दे देते हैं। अब आप 12 भी खुद से बनाएंगे, लिख ले 12 का भी पहले क्लोजिंग 30 जून 12 और फिर करंट और नॉन करंट लिख ले, मैं फिर अभी लिखता हूँ। Any confusion बना लगी हो? The current portion of 11 is 35, बस ठीक मैं फिगर लिखता हूँ, चेक करना चाहिए। 3566 लंबी सी फिगर। नॉन करंट इज 10633,074। 2012 में 6505। 219 is the non current liability, बढ़ेगा तो, और करंट लायबिलिटी 4127,856। एनी कंफ्यूजन? इंटरेस्ट का भी डिसीजन लेंगे, एक्सपेंस वाला है पेबल वाला, करंट में क्या वाला है? 11 वाला 12 के स्टार्ट में और 12 वाला 13 के स्टार्ट में से क्या क्या अमाउंट आएंगे? 2233 12 इस एक्सपेंस और पेबल की अमाउंट भी सेम है, सारा ही पेबल रहता है। 1672 144 और एज लॉन्ग एज आप एक्सट्रैक्ट्स बना रहे हो तो इनके टोटल की कोई सेंस नहीं है। आई होप कि अब कुछ बात समझ आ गई फाइनल। जी काइंडली याद है, लिख के बताओ नई रिक्वायरमेंट जो वो करता है, या ऑनलाइन स्टूडेंट्स काइंडली बताइएगा, फिर कंप्लीट कर लिया। किसको आपस में कंपेयर नहीं करना, लीज ए लेता है, लीज बी लेता है। लीज ए में है लीज टर्म 11 इयर्स और यूजुअल लाइफ है 6 इयर्स, ऐसे ही यूनिट का, तो 6 इयर्स के बेस पर डेप्रिशिएट होना चाहिए, उसके बाद एसेट खत्म हो जाए, लेकिन लायबिलिटी चल रही हो। एसेट में तो 6 इयर्स यूज होना है, तो उसकी डेप्रिसिएशन 6 इयर्स होना है पैसे, लेकिन उसने क्योंकि निगोशिएट किया हुआ मैंने 11 सालों में देना है पैसे, वो देता रहेगा। पैसे उसने डिसाइड करवाया हुआ कि मैंने 11 सालों में देने, तो पेमेंट्स वो करेगा, उसकी लायबिलिटी लीज की रहती रहेगी। एसेट लेकिन वो डेप्रिशिएट कर चुका होगा, क्योंकि एसेट को तो लाइफ की बेस पर डेप्रिशिएट होना चाहिए। और सेकंड में एसेट की लाइफ ज्यादा है और लीज टर्म कम है, लेकिन अगर ओनरशिप भी ट्रांसफर नहीं होनी तो इसका मतलब पूरी लाइफ तो उसने एसेट रखना नहीं है, उसे तो 6 इयर्स के बाद एसेट वापस देना पड़ेगा, तो वो तो बस 6 इयर्स ही यूज कर सकेगा, इसलिए उस केस में फिर वो लीज टर्म पे डेप्रिशिएट करेगा। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट लेकिन सी बी रिक्वायरमेंट में एक नोट्स की रिक्वायरमेंट भी है, वहां जरा नोट्स की तरफ ग्रुप वगैरह में तो इनको ऐड करना है, ये बच्चों को दोबारा ग्रुप मैसेज कर देंगे, नंबर नहीं आज भी कर देंगे। ये अभी एक नई डिस्कशन करनी, मैंने हेडिंग लिखा था मेडिकल टेक्सटाइल लिमिटेड, दोबारा इसी में नोट्स की रिक्वायरमेंट है। मेडिकल टेक्सटाइल लिमिटेड
नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, हेडिंग्स पहले लिखो तो मैं जरा एक्सप्लेन करता हूँ क्या चीज। और द ईयर एंडेड 30 जून 12, ये उसी रिक्वायरमेंट में है, ये मिल गया ना बट नोट्स। और डेफिनेट कंपैरेटिव भी हैं, तो कंपैरेटिव कैसे बनना बनाते हैं, बस हेडिंग लिख के रुक गया, पूरा कॉन्सेप्ट पूरा इसका सुनने में सर। रेडी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के सभी 5 कंपोनेंट स्टडीज हैं। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, चेंजेस इन इक्विटी, कैश फ्लो, नोट्स। नोट्स की बात हो रही है। आईएएस 16 जरा कर लिए, बचपन से ही इक्विपमेंट। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम बना रहे हो। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जरा एक सेकंड प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के एंगल से बात करूंगा। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में तो नॉन करंट एसेट्स में आपके प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के एसेट्स आ रहे होंगे, लॉस है, ये सारी इंफॉर्मेशन फिर हम नोट्स में दिया करते थे। एक स्केड्यूल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, इसमें जितने एसेट्स हैं उतने कॉलम्स होते थे। चंद एक एसेट्स ही होते हैं, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, कॉलम्स बना के स्केड्यूल बनाते थे। फिर उसके बाद डेप्रिसिएशन मेथड्स, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, यूजफुल लाइफ, अगर इवैल्यूएशन हो गए तो फिर इवैल्यूएटर का नाम वगैरह 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 वगैरह। तो ये किस्सा प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के एंगल से एक्स्ट्रा डिस्क्लोजर शेयर होल्डर्स को दिए जाते हैं। उसी तरह से अगर कोई लेसी लीज करवा ले तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एक्स्ट्रा सेकंड जो भी बनाया, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन तो सिर्फ क्या नजर आ रहा है, एक एसेट की कैरिंग अमाउंट नजर आ रही है। ठीक है, उसके बाद फिर क्लोजिंग बैलेंस का ब्रेकअप नजर आ गया, और अगर कोई इंटरेस्ट पेबल है तो वो नजर आ गया। लेकिन टोटल कितने रेंटल्स थे, कब कब देने हैं, क्या रेट था, किससे लीज करवाई हुई थी, ये डेफिनेटली इंफॉर्मेशन हमें एज एन अकाउंटेंट एग्रीमेंट्स की बेस पर तो पता होगी, लेकिन शेयर होल्डर्स को ये इंफॉर्मेशन देना भी हमारा अकॉर्डिंग टू IFRS 16 हमारा काम है। तो जिस तरह IAS 16 में जो डिपार्टमेंट है, इसी तरह लीज के स्टैंडर्ड में फिर शेयर होल्डर्स के लिए रिक्वायर्ड है, वो फिर मैं आपको भी समझाऊंगा कैसे बनने हैं। लेकिन ये बनने कहाँ पे है शेयर होल्डर्स को, ताकि वो इस लीज की एक आखिरी चीज, इससे पहले कि मैं ये वर्किंग शुरू करूं, अभी मैं टेबल ही बनाया हुआ, टेबल 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 बनाया टेबल। लेकिन बेटा ये जो टेबल है ना, ये कोई शेयर होल्डर्स के पास, ये टेबल जो है ना, मेरे ख्याल बल्कि बेस्ट रहेगा इसके साथ ही कोई सेंटेंस कहीं लिखा था, दिस टेबल इज सिंपली अ वर्किंग ऑफ द अकाउंटेंट्स। ये मतलब ये आप अकाउंटेंट्स की वर्किंग है जिसकी बेस पे एंट्रीज कर लेते हैं, लेकिन ये टेबल शेयर्स के लिए नहीं, इट इज a working to prepare accounting entries. It is a working accounting purpose. और ये टेबल शेयर होल्डर्स को दिया जा तो सकता था, लेकिन प्रैक्टिकली स्पीकिंग ये कोई एक लीज कंपनीज में नहीं होती। आजकल तो बल्कि हर छोटी से छोटी चीज और बड़ी से बड़ी चीज लीज पे लेने का रिवाज हो गया। तो ये तो मैं अगर अपने जमाने की बात करूँ, काफी पुरानी बात, तो 20-25 लीजेस तो उस वक्त किसी कंपनी में होना एक नॉर्मल सी बात है। 20-25 एसेट्स, गाड़ियां तो उस वक्त भी सारी लीज पे होती थी। तब अगर ये सारे एसेट्स की लीजेस के लिए टेबल्स हम शेयर होल्डर्स को नोट्स में पेजेस बना बना कर देना शुरू करते हैं, तो वो शायद इतने पेजेस हो जाएंगे, फिर बुक इतनी बड़ी हो जाएगी जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, उनका एक समराइज्ड वर्जन बस शेयर होल्डर्स को डिस्क्लोजर में देना होता है। तो दिस टेबल डेफिनेटली हम तो इससे हेल्प लेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये टेबल एज इट इज शेयर होल्डर्स को नहीं भेजा जाता, उन्हें क्या भेजा जाता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भेजी जाती हैं। और जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अलावा एक्स्ट्रा चीजें उन्हें भेजनी है, वो कहाँ लिख के फिर भेजी जाती हैं, नोट टू फाइनेंशियल। ये बार बार एक वर्ड यूज करो, भेजी जानी है, भेजने का मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फिर शेयर होल्डर्स को डिस्पैच की जाती हैं, AGMs वगैरह वर्ड सुने, ताकि वो देख सके और अपनी कंपनी की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करके फिर
डायरेक्टर्स के साथ डिसाइड कर सकते हैं कंपनी की परफॉर्मेंस कैसे, तो कितनी लायबिलिटीज हैं, कितने एसेट्स हैं, इनकी अगर कोई फर्दर डिटेल देनी है उसके लिए फिर नोट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में होंगे। ओके प्लीज। अब इसके ये लिख लें किस किस क्या डिस्क्लोजर बनना है, फिर एक एक करके बनाते हैं, टाइम भी है, क्या ख्याल है, आगे शुरू करें। ये मिलेगा जरा पूछ लो तीन। तो एज पर आईएफआरएस 16 लिखे, एज पर, अब कौन से स्टैंडर्ड में आ गए, मींस 20 की बात हो रही है। एज पर आईएफआरएस 16 लेसी बेयर्स फॉलोइंग डिस्क्लोज। अब ये मैं एक लाइन इसके अंदर इसीलिए लिख रहा हूँ ताकि जरा यही बात में रिवाइज होती रहे, लेकिन डेफिनेटली नेक्स्ट क्वेश्चंस में इस तरह से नहीं हम लिखेंगे, मतलब यहाँ इसलिए लिख रहा हूँ ताकि एक दफा आपके सामने पिक्चर सारी आ जाए। बेयर्स फॉलोइंग डिस्क्लोज। अगर आपके क्वेश्चन में नोट्स की रिक्वायरमेंट हो जाए तो फिर आपके जहन में ये डिस्क्लोज भी आना चाहिए। ऐप बिल्कुल सिंपल। नंबर वन तो बेटा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जहन में आता है, क्या भी एसेट नॉन करंट एसेट्स में है तो उसका क्या है स्केड्यूल बनाए। तो सबसे पहले क्या, राइट ऑफ यूज एसेट्स का स्केड्यूल, राइट ऑफ यूज एसेट्स इन स्केड्यूल ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट या इन स्केड्यूल लाइफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। मतलब मशीन है उसे कॉलम लग रहे हैं, क्रॉस करिंग अमाउंट, आगे ओपनिंग एडिशन वगैरह को भी बनाते हैं। तो पहली चीज क्या ध्यान में आनी चाहिए, ताकि इसका लिख लें एज पर आईएसी बनाता है एज इन आईएस 16। आईएस 16 में स्केड्यूल एग्रीमेंट, ये बेटा ऑनलाइन सोर्स साथ है। ये तीन बड़े बड़े चीजें लिखी हैं कि ऑनलाइन स्टूडेंट्स साथ मिल गए अभी, अब है हमारे इसके लिए।
नंबर एक तरतीब कर लेते। नंबर एक सबसे पहले क्या ध्यान में आना चाहिए, एक स्केड्यूल, शॉर्ट वर्ड में स्केड्यूल, मैच्योरिटी एनालिसिस और नैरेटिव पैराग्राफ। आए स्केड्यूल बना लेते हैं। स्केड्यूल ऑफ राइट ऑफ यूज मशीन, यस स्केड्यूल ऑफ प्रॉपर्टी प्लान कितनी लिखना है, नहीं लिखा जा सकता बेटा। ये एसेट सिर्फ फर्क ये है, ओन एसेट्स होते हैं, ये लीज एसेट। तो ये भी मशीन है, डेप्रिशिएट हो रही है, लेकिन ये ओन्ड नहीं है लीज पे, इसके बाद में वर्ड्स लिख देंगे। मैं ये इसलिए लिख रहा हूँ कि मतलब सिमिलरिटी उससे है, और अगर नहीं भी लिखता तो ठीक है। तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट जैसा स्केड्यूल ही बनना, इसको लिखने का मकसद। तो स्केड्यूल ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट है इक्विपमेंट, बस फिर ऐसा क्या होगी। इसके नीचे हेडिंग लिखना है राइट ऑफ यूज मशीन। अब हमसे कंपैरेटिव भी रिक्वायर्ड है, ये राइट ऑफ यूज मशीन तक आप रुक जाओ। अब अगर एक से ज्यादा एसेट्स लीज पे हो, तो मशीन भी है, तो व्हीकल्स भी हैं, फॉर एग्जांपल फर्नीचर भी है, तो फिर डेफिनेटली क्या होना चाहिए था, कॉलम होने चाहिए थे मशीन्स के लिए, रहता व्हीकल्स फर्नीचर, और फिर टोटल भी होना चाहिए था। और अगर कंपैरेटिव बनाना हिम्मत कीजिएगा, और अगर कंपैरेटिव बनाना है तो पहले फ्रंटियर बनाते और फिर शायद रेरा बनाना पड़ना था कंपैरेटिव। लेकिन हमारे इस केस में अब एक मशीन ही है और कंपैरेटिव अगर रिक्वायर्ड है तो शायद हम आमने सामने बना सकते हैं, और टोटल की जरूरत क्यों नहीं है, एक ही एसेट है, तो अगर तो एक ही लीज एसेट है तो आमने सामने मींस 12 और 11 की फिगर्स कंपैरेटिव फॉर्म में ऐसे शायद आ सकती हैं। कुछ बातें याद आ रही है, लेकिन अगर एक से ज्यादा होते हैं तो फिर 12 अलग स्केड्यूल बनाता और फिर 11 अलग बनाना पड़ता। तो फिलहाल शायद इजी है, तो कॉलम्स इस तरह से बना। चलिए मैं पहले इसको कंप्लीट करने का टाइम नहीं रहा। आप लोग इस तरह एक छोटा सा क्वेश्चन आप होमवर्क होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 जरा ढूंढे, नहीं देखिए पूरा नहीं, एक सेकंड मेरी बात सुन लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट ए और बी नोट्स रह गए, वरना वो सी भी हो सकता था। अच्छा इसमें रिक्वायरमेंट ए पड़ी क्यों, release amortization schedule simply is another name for financial allocation table। तो थोड़ा प्लीज जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा, इस तरह की चीजें हम करना शुरू करें ताकि इजी हो जाए। तो ए और बी रिक्वायरमेंट पेंडिंग हो सकता है करके, फिर कोई इशू हो तो इंशाल्लाह कर डिस्कस करो। अल्लाह हाफिज़। ये नंबर तो सेंड कर दें। अल्लाह हाफिज़। तो ये तो कॉपी करवा ली थी मैंने पास वाली, वो तो क्लास में रखना भी देनी नहीं है, क्योंकि देनी किसी को नहीं, अपने पास रखना है। नीचे क्लास में रख लो, जब मैं कहूँगा तब